हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सुपर फास्ट सीरीज का चौथा लेक्चर, जिसमें बात करेंगे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, जिसमें फैराडे के नियम पढ़ेंगे, विद्युत जनित्र के बारे में बात की जाएगी, सारी चीजों को पढ़ा जाएगा। स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, साथ में हम प्रत्यावर्ती धारा भी पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न की जाती है, वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, कैसे विद्युत जनित्र से उत्पादन होता है उसका, उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। साथ में विद्युत धारा परिपथ जो होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के, उनके बारे में बात की जाएगी और हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा 8 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। 4 नंबर की हो गई विद्युत चुंबकीय तरंगे, कुल 12 नंबर का यहाँ इस वन शॉट से पूछा जाएगा। तो उसका रिवीजन जरूर करके जाएं पेपर में, यहां से सवाल जरूर बनते हैं पेपर में, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना और देखते हैं कि क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा आइडिया तो रखते ही हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैसे यहां डेफिनेशन दी जाती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध उसका हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहां पर बात किया जाता है कि अगर एक पृष्ठ लिया जाए कुछ इस तरह का, ये कोई पृष्ठ लिया गया है ऐसा, ये कोई पृष्ठ है, इसमें चुंबकीय बल रेखा एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रही हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये इधर से जा रही हैं इस साइड से और इधर से बाहर निकल रहे हैं। ये हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं हो गई, इस पृष्ठ से गुजर रही हैं। बात करें कि इस पृष्ठ के बारे में, तो पृष्ठ पर अगर हम एरिया वेक्टर लिखते हैं, क्षेत्रफल सदिश लिया जाए, तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में आएगा, ए वेक्टर इसी दिशा में आएगा। और साथ में चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकल रही, तो बी वेक्टर की दिशा तो पहले से यही है। तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स लिखा जाता है उसको हम लोग लिखते हैं फाई बी से। याद रखेंगे, इसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से डिनोट किया जाता है और वहां वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते थे, फाई ई से डिनोट करते थे। तो ये होता था वैद्युत फ्लक्स और यहां पर हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स होता था, ये चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स में अगर मात्रक के बारे में बात करते हैं तो ये तो हो गया इसका प्रतीक कि किस प्रतीक से दिखाया जाता है, और इसका मात्रक लिखा जाए तो इसका मात्रक हम लोग लिखते हैं वेबर। वेबर लिखा जाता है इसका मात्रक। ठीक है, वेबर लिखते हैं। और यहां पर दूसरी बात की जाए, इसका छोटा मात्रक क्या होता है, इसका छोटा, ये तो एसआई मात्रक है, इसका एसआई पद्धति में मात्रक है, इसका वेबरी पद्धति में मात्रक है। लेकिन अगर सीजीएस पद्धति में देखा जाए तो ये होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल होता है। ठीक है, और 10 की घात 8 मैक्सवेल बराबर में हम क्या लिखते हैं, 1 वेबर लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये कन्वर्जन होता है। किसी पृष्ठ से अगर 1 वेबर का फ्लक्स संबद्ध हो रहा है, इसका मतलब है 10 की घात 8 मैक्सवेल। तो सीजीएस में मैक्सवेल होता है और एसआई पद्धति में वेबर लिखा जाता है। तो इस पृष्ठ से बद्ध अगर हम फ्लक्स के बारे में बात करें तो फाई बी बराबर लिखा जाता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या फिर सिंपली हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसा होगा। तो यहां दोनों की दिशाएं समान है, तो इसे लिखेंगे हम बी ए कॉस थीटा। थीटा दोनों के बीच का कोण होगा तो वो तो 0 है, तो यहां से फाई बी जो निकल के आएगा उसे क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए, ऐसा लिखा जाता है। तो जो फ्लक्स परिभाषित किया जाता है वो कहते हैं किसी भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में जो तल स्थित होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसके क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो अदिश गुणन होता है उसे हम वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से डिनोट किया जाता है। मात्रक वेबर होता है, एसआई मात्रक, और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल के। ठीक है, यहां पर एक और बात कर लेते हैं। पृष्ठ इस तरह से ना दिया होकर इस तरह से दिया गया हो, कुछ इस तरह से ऐसा पृष्ठ दिया गया हो और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो, क्षेत्रफल सदिश इस तरफ दिया गया हो, और वैद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हो कुछ इस तरह से निकल रही हो, ऐसे निकल रही हो चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहां पर इनके साथ देखो कुछ कोण बन रहा, मान लेते हैं कोण थीटा है, ये बी की दिशा है। तो यहां पर अगर हम फाई बी लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या सिंपली हम ए वेक्टर लिख सकते हैं।
या अदिश रूप में लिखना चाहें, मतलब कि इधर इसको हटा के लिखना चाहें तो बी ए यहां पर लिख सकते हैं कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या होगा तो याद रखेंगे थीटा होता है क्षेत्रफल सदिश तथा बी के मध्य कोण, चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य कोण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को कैसे परिभाषित किया जाता है ये तरीका हम लोगों ने देख लिया। अगर मान लेते हैं कि तल लंबवत है या समांतर है, इस बात में कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर क्षेत्र का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो यहां पर देख सकते हैं लंबवत है, इस तरह से प्लेट रखी गई है और ये प्लेट अगर रखी गई तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत इधर की तरफ आएगा। तो अगर कुंडली का तल लंबवत है, इसका मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू 0 लिखी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि इस कुंडली का तल अगर कह दिया जाए समांतर, तो समांतर ऐसा होगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ आएगा, तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र का मान राइट साइड में जाएगा, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो उस केस में याद रखेंगे जब लंबवत है, लंबवत तल है, कुंडली का तल लंबवत है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 लिखनी है, और तल क्या है, समांतर है, तल समांतर है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखना है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये समांतर और लंबवत में कंफ्यूजन रहता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लंबवत का मतलब क्या है, तल अगर लंबवत होगा तो उसका क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, थीटा 0 रहेगा। और अगर समांतर तल होगा, तल के समांतर होने का मतलब इस तरह का तल हो, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ आएगा और इसमें जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की वो दूसरी तरफ आएगी, मतलब क्षेत्रफल की सदिश की दिशा ऊपर की तरफ और क्षेत्रफल के साथ में जो ये बी होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उस समय हम कहेंगे तल के समांतर है। तो तल के समांतर और तल के लंबवत होने का मतलब प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। इसके सवाल हम करेंगे आगे बढ़ के। अगली हेडिंग के बारे में बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात कर लेते हैं यहां पेपर के लिए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या होते हैं। इससे पहले समझते हैं, उसके बाद में बात करेंगे हम अभी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक कॉइल कंसीडर की, एक कॉइल मान लिया, एक कुंडली मान ली गई ऐसी, ठीक है। इसके ऊपर फेरे लपेटे गए हैं, ये फेरे लपेटे गए हैं इसके ऊपर, इस कुंडली के ऊपर, ठीक है। ये फेरे लपेटे गए हैं, इसको कनेक्ट कर दिया जाए गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि अगर इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये बताएगा हमें, ठीक है। ये पढ़ा भी था। अब ये गैल्वेनोमीटर में इससे कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर एक क्षण चुंबक लेकर के आते हैं, देखो ये क्षण चुंबक लेकर के आएंगे हम। तो अगर क्षण चुंबक लाएंगे तो क्षण चुंबक का मान लेते हैं ये एन सिरा है और ये एस सिरा है, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर कोई कुंडली है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है और उसके बगल कोई चुंबक को रखा जाए, अगर ये चुंबक को रखा गया है तो जब तक ये स्थिर रहता है तब तक तो कोई विक्षेप नहीं शो करता है धारामापी। लेकिन अगर इसकी स्थिति को परिवर्तित किया जाता है, गतिमान कराया जाए, ये रुकेगा तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा, मतलब कोई किसी भी तरह कोई इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसी भी तरफ नहीं जाएगा, वो 0 पर रहेगा। हम लोगों ने ये बात की भी थी, यहां पर देखना चाहे तो दोबारा से देख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसा बना होता है, यहां पर होता है 0, बीचों बीच में यहां 0 होता है, इधर 1 2 3 करके नंबर लिखे होते हैं, इधर 1 2 3 करके नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके इधर नंबर लिखे होते हैं। तो जब तक ये चुंबक, ये क्षण चुंबक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्षण चुंबक है, ये बार मैग्नेट जिसे हम कहते हैं क्षण चुंबक है। जब तक ये स्थिर रहता है इस कुंडली के बगल, तब तक तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे ये गतिमान कराया जाए, इसे या तो हम दूर की तरफ लेकर के जाएं, या तो फिर क्या करें, हम इस कुंडली के अंदर की तरफ इसे लेकर के जाएं, तो क्या होगा, इस कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो यहां पर परिभाषा लिखी जाती है। हम कर क्या रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं, पिछले वाले लेक्चर में ये देखा था
कि कोई भी अगर मैग्नेट है, चुंबक है, तो चुंबक अपने तरफ चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जब चुंबक को हम गतिमान कराएंगे तो चुंबक के गतिमान होने की वजह से, अभी हम लोगों ने जो फ्लक्स पढ़ा, तो चुंबक से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो इससे तो बद्ध होंगी ना, इसके समीप रखा गया। तो जब जब ये गतिमान होगा तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, या मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो होगा इसका परिवर्तित होगा। और चुंबकीय फ्लक्स जब परिवर्तित होता है तो फैराडे ने कहा जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर परिपथ बंद होगा, धारा प्रवाह होगा, जैसे यहां बंद किया है, गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, तो कह रहे हैं इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। तो जब कभी भी यहां पर मैग्नेट काम कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र है और यहां है कुंडली, तो चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच में जब भी सापेक्षिक गति होगी, हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं, इस मैग्नेट को क्या कर सकते हैं? इसके चारों तरफ गतिमान करवा सकते हैं, चाहे जिस तरफ ले जाएं, अंदर ले जाएं, बाहर की तरफ ले जाएं, चाहे जैसे ले जाएं। यहां ले जाकर भी रोक दिया तो भी इसके अंदर जो विक्षेप होगा शून्य हो जाएगा। इसका चलते रहना जरूरी है, मतलब इसका फ्लक्स तभी परिवर्तित होगा जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा। इस तरह से भी इसका फ्लक्स परिवर्तित कराया जा सकता है। दूसरा तरीका यह होता है, इस तरह से हम इसका फ्लक्स परिवर्तित करा सकते हैं। चुंबक को स्थिर रख दिया, कुंडली को लेकर के आ रहे हैं हम इसकी तरफ, तो कुंडली देखो चुंबक की तरफ आ रही, चुंबक से फिर दूर जा रही कुंडली। तो जब कभी भी इन दोनों के बीच में कोई सापेक्षिक गति होगी, चाहे चुंबक कुंडली की तरफ गतिमान हो या कुंडली खुद चुंबक की तरफ गतिमान हो, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन होगा, कोई भी सापेक्षिक गति होगी, तो इनमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। जो कुंडली होगी उसमें फ्लक्स परिवर्तित होगा, और जब फ्लक्स परिवर्तित होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फैराडे का यही पहला नियम है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इन जनरल जो डेफिनेशन लिखी जाती कि जब कभी किसी चालक या कुंडली कह सकते हैं या एक समान चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोई सापेक्षिक गति होती है, तो उस कुंडली में या उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और अगर परिपथ बंद होता तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं, इन दोनों को देख सकते हैं। तो यहां पर एक दूसरा स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, अगर याद रह पाए तो याद रख सकते हैं। जब कभी किसी चालक या कुंडली तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये बात यहां से नोट कर सकते हैं। सापेक्षिक गति होने का मतलब यही है, कोई भी गतिमान हो, फ्लक्स बदलना चाहिए इस कुंडली का। तो चाहे ये गतिमान हो जाए, मैग्नेट चाहे गतिमान हो जाए कुंडली की तरफ, या कुंडली को हम स्थिर अभी रख रहे हैं, चुंबक को गतिमान करवा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कुंडली को ही गतिमान करवा देते हैं चुंबक की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जब भी कभी गति होगी तो यहां क्या होगा, अगर बनाना चाहे तो हम ये देख सकते हैं कि इससे क्या निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे निकल रही होंगी चुंबकीय बल रेखाएं। इससे वो क्या कर रही होंगी, इसे कट कर रही होंगी। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली से कट करेंगी और इनको अगर हम आगे पीछे गति करवाएंगे तो जो संख्या होगी वो कम ज्यादा होगी, इसका फ्लक्स परिवर्तित होगा। फैराडे यही कहते हैं, फ्लक्स परिवर्तित होगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और परिपथ बंद होगा तो धारा प्रवाहित होगी। उम्मीद है पहला नियम समझ में आया होगा। अब कितना उत्पन्न होगा, इसके लिए हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम कहता है किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई कुंडली है, उस कुंडली का हम फ्लक्स परिवर्तन लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। इसकी ऋणात्मक दर बराबर होती है किसके, उत्पन्न विद्युत वाहक बल के। ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित
विद्युत वाहक बल। ठीक है, और यहां ये डी फाई बाई डी टी क्या है, तो यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी का मतलब है ये फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है। तो सेकंड नियम हमें यह बताता है कि पहले वाले में जो हो रहा है यहां पर इनके बीच जो सापेक्षिक गति हो रही, सापेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और परिपथ बंद है तो धारा प्रवाहित होती है। तो दूसरा नियम यही बताता है कि फ्लक्स परिवर्तित होगा, उसके कारण विद्युत वाहक जो बल उत्पन्न होगा उसका मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर में जो ये माइनस साइन होता है ये हमें बताता है, यहां इस माइनस साइन के बारे में बात करें तो ये बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ये हमें बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इस माइनस साइन को एक दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। दिशा का क्या मतलब, माइनस साइन से हम दिशा कैसे बताएंगे, इसका मतलब ये हो रहा है, यहां पर वापस दोबारा से आए अपने फिगर की तरफ, तो हम लोगों ने देखा कि जब ये चुंबक इसकी तरफ जाता है तो इससे जो बद्ध होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या इसका चुंबकीय फ्लक्स जो है वो बढ़ता है, और जब ये दूर जाता है तो इसका फ्लक्स घटता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब ये इसकी तरफ जाएगा, मैग्नेट जब इसकी तरफ जाएगा तो मैग्नेट के इसकी तरफ जाने पर या चुंबक के इस कुंडली की तरफ जाने से इसका फ्लक्स बढ़ेगा, और इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें एक ऐसी धारा बनेगी या एक ऐसा विद्युत वाहक बल बनेगा जो इसके अंदर प्रवाहित होकर इसके बढ़ने का विरोध करेगा। क्लियर भाषा में समझ रहे हैं, जब ये इसकी तरफ बढ़ेगा, जब ये मैग्नेट की गति इसकी दिशा में हो जाएगी, तो जब चुंबक इसकी तरफ बढ़ेगा तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा, तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उस दिशा में बनेगा कि सामने वाले बढ़ने वाले फ्लक्स को कम कर सके। ठीक है, इस माइनस चिन्ह का यह मतलब है। अगर ये दूर जाएगा, अगर ये दूर जाएगा तो इस कुंडली में एक ऐसा विद्युत वाहक बल बनेगा जो इसके दूर जाने का विरोध करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कम नहीं होने देगा, फ्लक्स को घटने नहीं देगा, उसकी दिशा में बनेगा। तो अगर बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश करता है और घट रहा होगा तो उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। इस माइनस चिन्ह का मतलब यही है, और इसको समझा जा सकता है लेंज के नियम पर, और लेंज का नियम किस पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। स्टेटमेंट लिखा है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती जो उस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये बात समझ में नहीं आई। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो लिखा वो पढ़ के देखें। किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब क्या है, अगर कुंडली का फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे घटाने की कोशिश करेगा, अगर घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब सदैव उसका विरोध करेगा जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रहा है। कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे हुआ, फ्लक्स परिवर्तन के कारण, और जो उत्पन्न हुआ है विद्युत वाहक बल वो फ्लक्स परिवर्तन का ही कर रहा है विरोध। कुंडली में उत्पन्न हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और वो उत्पन्न किसकी वजह से हुआ है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है, और वो फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध करता है। माइनस साइन का सीधा मतलब यही है। इसकी दिशा निकालना हम सीखेंगे। एक तो लेंज का नियम है जो दिशा बताता है, लेकिन ये भाषा ऐसी लिखी है कि इसके बारे में हम अभी देखेंगे और बताएंगे कि दिशा निकाली कैसे जाती है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिशा कैसे देखी जा सकती है लेंज के नियम की सहायता से। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक मैग्नेट है, ये है इसका एस सिरा, ये है इसका एन सिरा, ठीक है, और यहां पर एक कॉइल रखी गई, एक कुंडली रखी गई, ऐसा कुछ है, और इसमें फेरे यहां पर लगाए गए, लपेटे गए हैं, कई सारे फेरे लपेटे गए हैं, और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, इसको चुंबक को उसकी तरफ ले जाएंगे, तो चुंबक को अगर हम उसकी तरफ ले जाएंगे, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कहां से, मतलब हम यहां से देखते हैं एन से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और इसकी तरफ जाती हैं। ठीक है, तो अगर एन से एस की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, घूम करके ऐसे जाएंगी, और जैसे जैसे चुंबक इस कुंडली की तरफ बढ़ेगा इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो बढ़ता जाएगा, ऐसा होगा। तो यहां पर एन है तो सामने वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा ऐसी उत्पन्न होगी जिसकी वजह से ये सामने एन बन जाए, और अगर एन सामने बनेगा तो यहां पर जो क्षेत्र बनेगा इसमें ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी जो इसके सामने से आने का विरोध करेंगी। मतलब इसमें धारा जो प्रवाह होगा वो इस दिशा में धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा। यहां पर आई जो होगी ये प्रेरित धारा होगी, ये प्रेरित धारा होगी। तो इस तरह से दिशा देखी जा सकती है। अभी और भी दिशाएं देखेंगे हम, कैसे निकाला जा सकता है, शॉर्टकट तरीके भी देखेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है।
तो बढ़ते हैं सबसे पहले कि प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश और प्रेरित विद्युतवाहक बल को हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात किया जाए कि अगर कोई कुंडली है, उसका फ्लक्स परिवर्तित हुआ, उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल जो बनेगा उसे हम क्या लिखते हैं, डी फाई बाई डी टी, ऐसा लिखते हैं। फैराडे के दूसरे नियम की सहायता से लिख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं यदि कुंडली का प्रतिरोध क्या ले लिया जाए, कैपिटल आर है, तब कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर ले लिया जाए तो हम कहेंगे कुंडली में प्रेरित धारा, कुंडली में प्रेरित धारा, और इसे हम लिखते हैं I से, अगर तो I बराबर क्या लिखेंगे, विद्युतवाहक बल बटे R लिखा जाएगा, ओम के नियम से भी बराबर आई आर। E का मान हमारे पास क्या है, तो 1/R लिख देते हैं। E का मान हमारे पास है माइनस का डी फाई बाई डी टी, ऐसा होगा। तो हमारे पास ये जो I की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, -1/R इंटू डी फाई बाई डी टी, ऐसा निकल के आएगा हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है, अब इसमें धारा का मान मिल गया, हमें धारा की दिशा नहीं धारा चाहिए, तो सिर्फ इसका हम परिमाण लिखते हैं, केवल परिमाण लिखें तो ये बन जाएगा 1/R, यहां पर लिख सकते हैं डी फाई और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, डी टी, केवल परिमाण लिखना हो तो। अब एक बात ये देखते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने धारा में कि धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, तो dq बाई dt होती है। तो सबसे पहला हमें बताना था प्रेरित विद्युतवाहक बल का फार्मूला, वो यहां से बता दिया, इसका ये फार्मूला हमारे पास क्लियर हो गया। हमें बताना है प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा हमने निकाल ली, इस तरह से निकलेगी। प्रेरित आवेश बताना है तो I को लिख देते हैं dq बाई dt, बराबर में क्या बन जाएगा, 1/R, यहां पर लिख देंगे डी फाई बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा dq बराबर में 1/R इंटू डी फाई, इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर हम इससे समाकलन करके लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू जो बनेगा 1/R इंटू डेल्टा फाई निकल के आएगा। तो ये होता है यहां पर प्रेरित आवेश, ये क्या है, प्रेरित आवेश है। तो प्रेरित आवेश का मान निकालना हो, फ्लक्स परिवर्तन दे रखा हो और कुंडली का प्रतिरोध दे रखा हो, तो इस तरह से हम डायरेक्ट फार्मूला लगा करके प्रेरित आवेश का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश और प्रेरित विद्युतवाहक बल के फार्मूले कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये बताएगा हमें कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ये बताता क्या है। तो ये सबसे पहले ये बताता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाएं, दाहिना हाथ है ये, आप लोग भी अपना दाहिना हाथ देख सकते हैं, दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली, ठीक है, और ये जो बीच वाली उंगली है सबसे बड़ी वाली, ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। यहां से लंबवत दिख रहा होगा, ये अंगूठा हो गया, अंगूठा और ये उंगली देखो 90 डिग्री पर है, ये उंगली देखो 90 डिग्री पर, अंगूठा और ये तीनों 90 डिग्री पर हैं। तो अगर ये तीनों 90 डिग्री पर रहते हैं तो पहला कहा जाता है यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा ये जो सामने वाली उंगली होती है इसे कहते हैं हम किस में हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, बी की दिशा में हो। तो ये जो मिडिल फिंगर होती है, मध्य वाली उंगली, ये हमें बताती है प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा बताती है। तो इसको अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो कह सकते हैं यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा पास वाली दोनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, तब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा में तथा अंगूठे के पास वाली उंगली किसकी दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो मध्य वाली उंगली चालक में उत्पन्न या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल या फिर धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब ये निकालेंगे कैसे हो, परिपथ में इसे लगाया कैसे जाएगा, अगर मान लो कोई कंडक्टर दिया हो तो कैसे लगाएंगे, समझते हैं। ऐसे मान लिया यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, बोर्ड के तल के लंबवत है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लिया गया कि बोर्ड के तल के लंबवत है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर एक चालक लिया जाता है, ये कोई चालक है मान लेते हैं,
ये कोई चालक है, इस चालक को हम इस तरफ गतिमान करवाते हैं v वेग से और लगाते हैं नियम और देखते हैं इसमें धारा किधर की तरफ बहेगी अगर परिपथ को पूरा किया जाए तो मान लेते हैं परिपथ पूरा है, फिर से धारा की दिशा देखना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ होगी, किस तरफ होगी। तो अगर हम दाहिना हाथ लगाएं तो दाहिने हाथ में अंगूठा होता है चालक की गति की दिशा में, तो अंगूठे को कर दिया v की दिशा में। v का मतलब क्या है? चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा है ये, ऐसा हो गया। तो अंगूठा कर दिया चालक की गति की दिशा में और बड़ी वाली जो उंगली हो, मतलब अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है वो होती चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। तो अगर हम इस तरह से लगाएं, यहां से दिख रहा होगा, ये है अंगूठा, अंगूठा है चालक की गति की दिशा में और ये अंगूठे के पास वाली उंगली जो तल के अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। जो मध्य वाली उंगली बताओ वो ऊपर की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो धारा प्रवाह हो रहा होगा वो ऊपर की तरफ धारा प्रवाह होगा। तो इसमें जो ध्रुवता बनेगी वो कुछ किस तरह से बनेगी? यहां पर हम एक ध्रुवता बनाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं अगर बैटरी ऐसे होती है तो धारा किधर? प्लस से निकलती है। तो यहां पर यहां कैसा चिन्ह बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। कुछ इस तरह से उत्पन्न होगा इसके अंदर विद्युत वाहक बल, क्योंकि धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस टर्मिनल से धारा निकलती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, तो ऊपर की तरफ यहां से धारा प्रवाह होगा और इस तरह से धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरह से हम इस परिपथ को बना सकते हैं। अगर हम ये नहीं लगाना चाहते हैं नियम, तो भी इसको केवल तभी लगाया जा सकता है जब कोई चालक गतिमान होता है। अगर कोई लूप है, बंद लूप है, उन सब के बारे में बात की जा रही होती है तो अलग बात होती। जैसे हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कोई सर्कुलर लूप रखा गया, वृत्तीय लूप रखा गया और ये कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, इसका जो आर है वो बढ़ रहा है, इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे इसका आर बढ़ता जाएगा तो आर बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। हम जानते हैं फ्लक्स क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, इसका मतलब इसका फ्लक्स बढ़ रहा होगा। तो हम ये जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा ऐसी होगी जो इसके बढ़ने का विरोध करेगी। तो ऐसा रखते हैं, अपना राइट हैंड थंब करेंगे और राइट हैंड थंब को लूप के अंदर रख देंगे। तो राइट हैंड थंब को अगर लूप के अंदर रख दिया जाए और फिर अब ये देखना है कि विद्युत वाहक बल या फिर कह सकते हैं इसका जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो फ्लक्स अगर बढ़ रहा हो तो अंगूठा पलट के उंगलियों को घुमाएं, जिधर जाएंगी उधर प्रेरित धारा होगी। तो इस तरफ प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी, आई की दिशा ये हो गई। अगर मान लेते हैं फ्लक्स घट रहा होता, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता, छोटी हो रही होती रिंग, तो इसमें जो प्रेरित धारा बनती वो दक्षिणावर्ती बनती, इस समय वामावर्ती बनी है। वामावर्ती बनी है तो देखो इसका क्षेत्र बाहर की तरफ होगा और जो पहले से क्षेत्र उपस्थित है वो अंदर की तरफ है, मतलब उसका विरोध कर रहा है। और अगर ये इसकी त्रिज्या छोटी हो रही होती है, रिंग जो है वलय है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, फ्लक्स घटेगा तो उसमें धारा या प्रेरित वाहक बल की दिशा ऐसी होती कि उसके बढ़ने मतलब घटने का विरोध करती, तो इसमें दक्षिणावर्ती घूर्णन ही आता। तो कोई भी चालक दिया गया हो, मतलब अगर कोई लूप है, बंद लूप है, कोई बंद लूप दिया गया है, इसमें मान लेते हैं क्षेत्र अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये क्षेत्र लगाना कैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्षेत्र अंदर की तरफ है। अब यहां पर कोई पूछता है कि बताओ इसमें क्या हो रहा होगा, यहां पर हमने कह दिया आर हिस्सा घट रहा है। तो सबसे पहले क्या करना, लूप के अंदर जाना है, तो लूप के अंदर चले गए, अंगूठा रख दिया। अब पूछना यह है कि इसका फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा, तो आर घट रहा तो फ्लक्स घट रहा होगा तो कुछ भी नहीं करना, अपनी उंगलियों को कर्ल करना है। उंगलियों को जैसे घुमाओगे, जिस दिशा में घूमेंगी उसी दिशा में धारा प्रवाह होगा, इसी दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला मतलब ये नियम है जो काम करता है बंद लूप के लिए। और यह है कोई चालक अगर गतिमान होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो उसमें विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा कैसे दी जाती है वो बताया था फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ का नियम केवल और केवल जनरेटर के लिए काम करता है जहां पर धारा उत्पन्न होती है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो पिछले वन शॉट में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, वो काम करता है मोटर के लिए, जहां पर हमें क्या करना होता है, धारा देते हैं और वहां से यांत्रिक ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है, तो मोटर और जनरेटर के केस अलग अलग याद रखेंगे। राइट हैंड आएगा जनरेटर होगा, लेफ्ट हैंड आएगा तो मोटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यदि एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, एल लंबाई का चालक तार है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील होता है, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कैसे लिखा जाता है। तो इसका मीनिंग यह है कि अगर कोई चालक है, कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, ये b की दिशा है,
चालक कुछ इस तरह से दिया गया है, या इसको ऐसे बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से कोई चालक है जो इसके इसी तरफ लंबवत दिशा में गतिमान हो रहा है। इसका वेग मान लेते हैं हम लोग v है, और जो चुंबकीय क्षेत्र b है ही, इसकी लंबाई को l मान लिया जाए, इसकी लंबाई को हम l मान लेते हैं, ठीक है। और इसके कोण के बारे में अगर बात किया जाए तो हम डॉटेड कर लेते हैं यहां से ये लाइन। ये कोण जो बन रहा है क्षेत्र के साथ वो थीटा बना रहा है, तो अगर ये l होगा तो सामने वाला क्या बनेगा, l साइन थीटा बनेगा, ठीक है। प्रभावी लंबाई लिख ली गई। तो जब ये इधर की तरफ गतिमान होगा तो क्या ये L लिखा जाएगा, L साइन थीटा लिखा जाएगा? तो लंबवत वाला जो भाग आ रहा है वो L साइन थीटा आ रहा है। मतलब क्या है, ये हो गई इसकी प्रभावी लंबाई, v वेग से गतिमान है, तो इसके सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बराबर इसे लिखा जाता है b, यहां पर लिखा जाता है L, यहां पर v, यहां पर लिखा जाता है थीटा, तो साइन थीटा लिख सकते हैं। तो b L v साइन थीटा लिखा जाता है, या सीधे एक ही लाइन में लिख सकते हैं इसे, b यहां पर लिख सकते हैं L, v यहां पर साइन थीटा हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस सूत्र से दिया जाता है। अगर ऐसा हो, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो, लंबवत गतिमान हो, तो अगर लंबवत गतिमान होगा तो क्या होगा इसके साथ, तो लंबवत गतिमान होने पर थीटा की वैल्यू 90 जैसे रखेंगे तो यहां फार्मूला बनेगा BLV। तो अगर कोई L लंबाई का चालक है, B चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक जिसकी लंबाई L है, B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गतिमान होता है 90 डिग्री पर, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान BLV साइन थीटा से दिया जाता है। इसको कुछ लोग गतिक विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, क्योंकि ये गति के कारण उत्पन्न हुआ है विद्युत वाहक बल। एक और फार्मूला काम करता है, उसके बारे में बात कर लिया जाए। ये वाला केस किसके लिए लागू होता है, तो इसका फिगर अगर बना के देखना चाहे तो बना के देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की तरफ है ऐसा, और यहां पर एक चालक है जो इधर v वेग से चल रहा है, इसकी लंबाई L है, तो इसके सिरों पर उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है BLV होता है, ठीक है। निकाल भी सकते हैं, कुछ खास नहीं है। इसको थोड़ी दूरी तक विस्थापित करवा सकते हैं, यहां तक मान लेते हैं थोड़ी दूरी पर विस्थापित हो गया। अब चालक यहां कहीं पर पहुंच गया, ये लंबाई कितनी चली इसने, तो v वेग से चलेगा डेल्टा t समय dt टाइम में, तो v dt चला है यहां से यहां तक का। तो हम यहां से पहले फ्लक्स लिखें, फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू क्या लिखी जा सकती, b तो b है, चुंबकीय क्षेत्र b होगा, एरिया लिखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है L, चौड़ाई कितनी है v इंटू dt। अगर dt को नीचे उतार लिया जाए तो ये d फाई बना था, तो ये d फाई बाई dt बन जाएगा, इज इक्वल टू यहां से लिखेंगे BLV। यही तो निकल के आ रहा, और d फाई बाई dt किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो फार्मूला डेराइव बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट चीजों को देख रहे हैं तो कैसे निकल के आते हैं वो नहीं, हम उसका फार्मूला याद कैसे रख सकते हैं उनमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने इस पर सवाल कई बार पूछे। यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई की छड़ को कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है तो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा। तो कहना ये ऐसा चाहते हैं कि अगर ये कोई छड़ है, ये कोई छड़ है, इस पॉइंट के अबाउट इसे हिंज कर रखा गया है और इसे ओमेगा से घुमाया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उपस्थित है। तो कह रहे हैं कि क्या होगा, इसके बारे में सारी चीजें बताओ, कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसका सूत्र कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा विस्थापित करवा देते हैं, इसकी लंबाई L है, ओमेगा से घूम रही है, थोड़ा विस्थापित करवा दिया जाए, मान लेते हैं अब कहां, यहां कहीं पर पहुंच गई है क्षण, यहां कहीं पर। तो अगर क्षण यहां पहुंच गई है और ये कोण जो बन रहा है यहां से यहां तक के बीच का, इसे हम d थीटा लिख देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना लिखा जा सकता है, तो dA जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो बहुत छोटा सा क्षेत्रफल होगा, उसे लिख सकते हैं 1/2, यहां पर L लिख सकते हैं, इनटू क्या लिख सकते हैं, LD थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके लिख सकते हैं, सिंपल ऐसा होगा। तो ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट, तो हाफ ऑफ ऐसा लिखा गया। तो d फाई अगर लिखा जाए तो उसे लिख सकते हैं b इंटू DA,
तो B का मान तो B फिक्स है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ लगा है। A का मान कितना निकल के आ रहा है 1/2, यहां पर L स्क्वायर बन जाएगा, यहां d थीटा बनेगा। अगर हम अवकलन करवा दें t के सापेक्ष तो बन जाएगा d phi बाई dt, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बाद में E के बराबर हो जाएगा, बराबर यहां पर देखो हाफ B, यहां पर बन जाएगा L स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होती, कोणीय वेग के बराबर होती, तो ये ओमेगा हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास बन के आएगा E बराबर हाफ ऑफ B, यहां पर L स्क्वायर इंटू ओमेगा बनेगा। तो अगर L लंबाई का चालक है, एक किसी सिरे के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से अगर घूर्णन करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 1/2 B L स्क्वायर इंटू ओमेगा होता है। ये ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चालक पर बल, व्यय शक्ति तथा ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात करते हैं। इस पर सवाल कैसे बनाए जाते हैं, उस पूरे सवाल को ही हम डिजाइन करते हैं। यहां पर कुछ ऐसा है, यहां पर दो पैरेलल रेल हैं, ऐसी पैरेलल रेल है। यहां पर एक चालक का कोई प्रतिरोध यहां पर एक जोड़ दिया जाए, एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया, ऐसा है प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध हम R लिख लेते हैं, और इनका कोई प्रतिरोध नहीं है, इस पे एक चालक रखा गया है, उस चालक को हम नाम दे देते हैं चालक PQ। इसका नाम है PQ, तो चालक का नाम है PQ। ये V वेग से इसमें गतिमान होता है, V से, ठीक है। तो अगर V वेग से गतिमान होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी बनाना चाहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तरफ आएगा, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो अगर ये कोई चालक है, दो पैरेलल रेल हैं, इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो R प्रतिरोध है, तो इनमें ये देखना है कि चालकों पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि इसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। अगर इसकी लंबाई को हम L लिख लेते हैं, इस चालक की लंबाई को L लिख लिया जाए, B चुंबकीय क्षेत्र है ही यहां एक समान, और V चाल से चलेगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान लिखा जाता है BLV से, ठीक है। तो अगर इसमें धारा देखी जाए तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा का मान यहां से निकल के आएगा I बराबर E बटा R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि E हो गया और R इसका प्रतिरोध है, तो यहां से निकल के आएगा BLV डिवाइडेड बाई में R निकल के आएगा, ठीक है। अब ये एक धारावाही चालक हो जाएगा, और धारावाही चालक अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो उस पर बल लगता है IVL sin थीटा। तो हम यहां पर लिखते हैं चालक पर बल, चालक पर बल। तो चालक पर अगर बल लिखा जाए तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I, यहां पर B इंटू L, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90, क्योंकि DL जो धारा प्रवाह होगा उसमें किधर की तरफ होगा, तो यहां पर हम लोग फैराडे का, यहां पर फ्लेमिंग का पहले दाहिने हाथ का नियम लगा लें, चालक चल रहा है इधर, B है अंदर की तरफ, तो धारा प्रवाह इसमें ऊपर की तरफ होगा, ये धारा प्रवाह होगा I का मान, ठीक है। तो ऊपर हो गया DL, B अंदर की तरफ, 90 का कोण आएगा, तो I का मान हमारे पास कितना पहले रखते हैं, BLV बाई R, BLV बटा R, ये हो गया बल। यहां पर B लिखा है, यहां पर L लिखा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू बन जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। तो ये हो गया चालक पर लगने वाला बल, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं व्यय शक्ति कितनी होगी, तो व्यय शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो व्यय शक्ति को कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पर जो शक्ति व्यय होगी वो R के सिरों पर होगी, तो P बराबर क्या लिखा जाता है, I स्क्वायर इंटू R। I स्क्वायर मतलब क्या है, जो धारा लिखी इसका स्क्वायर करो, तो ये बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर इंटू यहां पर R लिखा जाएगा। तो P क्या निकल के आएगा, एक R से एक R कैंसिल करवा दो, P स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये तो शक्ति हो जाएगी व्यय, व्यय शक्ति, ये व्यय शक्ति हो जाएगी। अब अगर ये शक्ति व्यय है तो जो पहले शक्ति से दी गई वो कितनी लिखी जाती है, तो यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, दी गई शक्ति
दी गई शक्ति, दी गई शक्ति। तो दी गई शक्ति को हम लिखते हैं P इनपुट। इनपुट वो क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है F.V से। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, बल तो दाहिनी तरफ लग रहा होगा, V की दिशा, तो डॉट प्रोडक्ट यहां पर तो F इंटू वी आएगा। F का मान हमें पता है कितना बल लग रहा है, B स्क्वायर L स्क्वायर V, और डिवाइडेड बाई में क्या है R, ये इतना बल लग रहा है यहां पर। और इसको गुणा किससे कराना है, V से कराना है। तो इनपुट पावर कितनी निकल के आएगी, देखो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R आया है। यहां पर एक बात ध्यान से देख सकते हैं कि जो व्यय होने वाली शक्ति है और जो दी गई शक्ति है वो दोनों बराबर बराबर है। इसका मतलब यहां पर क्या है, ऊर्जा संरक्षण लागू होता है। तो इस पर जो सवाल बनेंगे उनके फार्मूले यहां से याद रख सकते हैं। पहले बात करें कौन सा फार्मूला यहां पर महत्वपूर्ण है, तो जो चालक गतिमान होगा उसके ऊपर बल जो लगेगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बटा R लगेगा। अगर R इसका पूरे संयोजन का प्रतिरोध दिया गया हो, प्रेरित धारा का मान यहां से लिखा जा सकता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हम लोगों ने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया कि BLV होता है। ठीक है, थीटा 90 यहां पर है ही। शक्ति जो निकल के आती B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपान R लिखी जाती, चाहे वो व्यय शक्ति हो या दी गई शक्ति हो, दोनों के मान समान समान निकल के आते हैं। यहां पर F.V से जो लिखा गया है, इसको जब खोलेंगे तो FV यहां पर बनेगा cos थीटा। तो बल और वेग की दिशा, तो बल उधर ही लगेगा जिधर वेग है चल रहा है, दोनों दिशाओं को समान रखेंगे। तो यहां पर 0 डिग्री लिखेंगे और cos 0 की वैल्यू होती 1, तो F इंटू वी लिखा जाएगा। F का मान यहां, V का मान ये, कैलकुलेट करेंगे तो वही मान आएगा जो व्यय शक्ति है। तो दी गई शक्ति और व्यय होने वाली शक्ति दोनों समान है, अर्थात यहां पर ऊर्जा संरक्षण का पालन हो रहा है। ठीक है, इस पर सवाल कोई बनेगा तो यही फार्मूले लगाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं किसी कुंडली स्वप्रेरण के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई कुंडली है उसका फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर किसी कुंडली के बारे में हम बात कर रहे हैं और उस कुंडली में ही किसी वजह से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा हो, वो बाहर की वजह से भी हो सकता है, कुंडली में धारा प्रवाह की वजह से भी हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, उसी की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण मतलब स्वयं में प्रेरण उत्पन्न होगा, जो ये बद्ध चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है इसे स्वप्रेरण कहा जाता है। जैसे यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एक कुंडली दे रखी है, हमें बना लेते हैं, ये कुंडली दे रखी है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। यहां पर मान लेते हैं बैटरी लगाई गई है और यहां पर रियोस्टेट लगाया गया है, RH धारा नियंत्रक लगाया गया है, और ये बैटरी है V वोल्ट की। तो इसकी सहायता से हम धारा का मान कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां कहते हैं कि जो इसका फ्लक्स होगा, इसका जो फ्लक्स होगा वो किस पर निर्भर करेगा, तो फ्लक्स इसका निर्भर करेगा जो इसमें धारा प्रवाहित होगी। जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और परिवर्तन होगा तो परिवर्तन की वजह से इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो फाई समानुपाती होगा I के, तो फाई बराबर यहां लिखा जाता है LI, जहां पर L के बारे में अगर बात किया जाए, जो समानुपाती नियतांक आया है L, इसी को कहा जाता है स्वप्रेरकत्व, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक। इसके मात्रक के बारे में बात किया जाए तो मात्रक यहां से क्या निकल सकता है, देखो L का मान अगर निकाला जाए तो क्या कह सकते हैं, फाई डिवाइडेड बाई I। फाई का मात्रक हमारे पास क्या मिला, या इनको हटाओ यहां से डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये मिला था हमें वेबर प्रति एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर को दूसरी फॉर्म में हम लिखते हैं हेनरी, तो इसका मात्रक हेनरी होता है। अन्य मात्रक मिली हेनरी होते हैं तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मिली 10⁻³ से बदला जाएगा। अब अगर इसे थोड़ा बदला जाए और आगे सही किया जाए तो इसके दोनों पक्षों का हम कर देते हैं अवकलन, तो लिखा जाएगा डी फाई बाई डी टी बराबर में यहां लिख सकते हैं L di बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या होता है, तो दूसरे नियम से E के बराबर होता है, हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसका परिमाण ये निकल के आएगा डी फाई बाई डी टी। अब अगर L का मान निकाला जाए तो ये आएगा E डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, ऐसा बनेगा। यहां पर हम एक अजम्पशन लेते हैं इसकी परिभाषा बनाने के लिए कि डी आई बाई डी टी का मान अगर हम 1 रखें, 1 एम्पियर पर सेकेंड रखा जाए, तो यहां पर
यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यदि di/dt बराबर 1 हो तो L किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो यहां परिभाषा दी जा सकती है, सुन सकते हैं क्या होगी परिभाषा। किसी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान होता है वो स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है, या किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होता है यदि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, या धारा परिवर्तित होने की जो दर है वो इकाई हो। तब हम कहते हैं L बराबर E होता है। मात्रक भी सारे निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम इंटरेस्टेड नहीं है। बस यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी परिभाषा यहां से कैसे लिखी जाती है। तो कह सकते हैं यहां पर किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें उत्पन्न विद्युतवाहक बल के बराबर होता है यदि उसमें धारा परिवर्तन की दर क्या हो, इकाई हो। उस समय जो विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा वही स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। मात्रक हमने बता दिया, हेनरी मिली हेनरी होते हैं, वेबर पर एम्पियर भी होता है। ठीक है, तो ये मात्रक हो गए इसके। आगे यहां पर कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो सबसे पहला फार्मूला दिया गया है, यदि धारावाही प्रणालिका का किसी धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो धारावाही प्रणालिका होती है उसमें जो उत्पन्न B होता है उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो B का फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है μ0 Ni। ऐसा ही फार्मूला रहता है। स्मॉल आई लिखना चाहे तो स्मॉल आई लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, उसका अगर क्षेत्रफल A लिखा जाए तो क्षेत्रफल अगर हम A लिख देते हैं तो यहां से जो फ्लक्स निकल के आएगा वो B × A लिखा जा सकता है। B का मान है μ0, यहां पर बन जाएगा Ni। ठीक है, और इनटू में क्या लिखा जा सकता है, A। तो ये हो गया एकांक लंबाई में जो फेरे होंगे उनकी वजह से। टोटल फेरों की संख्या के बारे में अगर यहां पर हम मल्टीप्लाई करा लें तो प्रति एकांक लंबाई में फेरे अगर n है तो n × L ये हो गए कुल फेरे। तो अगर यहां n × L से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये फाई टोटल फेरे हो गए ये। तो अगर इसे यहां से हटाते हैं, कुल फेरों के लिए हम यहां पर यूज कर लेते हैं n बराबर स्मॉल n × L। तो अगर यहां कैपिटल N × फाई लिखा जाए तो वो क्या लिखा जाएगा, तो वो लिखा जा सकता है μ0, यहां पर Ni लिख सकते हैं × A लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया फाई। n से गुणा कराएंगे तो यहां पर n × L से गुणा करा लेंगे। कैपिटल N से गुणा कराने का मतलब n × L से गुणा करा लेना। तो ये फार्मूला निकल के आएगा हमारे पास μ0 n², यहां पर बन जाएगा A × L और बाहर क्या लिख सकते हैं, I। हम लोगों ने अभी पढ़ा फाई जो होता है वो बराबर होता है Li के। इसका मतलब है जो I को छोड़ करके लिखा गया है यही इसका स्वप्रेरण गुणांक L बन जाएगा। तो किसी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक जो लिखा जाता है उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे B बराबर μ0, यहां से निकल के आएगा n² A × L। ये फार्मूला निकल के आएगा। जहां पर ये स्मॉल n है ये है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। तो हम जानते हैं वृत्ताकार कुंडली जो होती है उसकी वजह से जो B उत्पन्न होता है उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था μ0 I / 2R होता है। ठीक है, अगर इसमें फेरों की संख्या n हो तो ये n से गुणा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है इसका फ्लक्स। तो फ्लक्स का मान होता है B × A। तो B का मान तो ऊपर लिखा कितना, μ0 I / 2R × कैपिटल N, और इनटू में क्या लिखा जाएगा, A। ये तो हो गया एक फेरे का। अगर हम इसे फेरों की संख्या से गुणा करा दें तो कुल फ्लक्स बनेगा, यहां n² लिखा जा सकता है। तो यहां से जो ये कुल फ्लक्स निकल के आएगा फाई नेट
वो बराबर क्या लिखा जा सकता है, यहां पर बनेगा म्यू नॉट, यहां पर क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर, यहां पर लिखा जाएगा ए डिवाइडेड बाय में 2r लिख सकते हैं, इनटू में यहां लिखा जाएगा i। तो जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा यही l बन जाएगा। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, कैपिटल L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में 2r। इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं तो म्यू नॉट बनेगा, ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ए का मतलब क्या है क्षेत्रफल, और वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय में 2r लिख सकते हैं, एक r से r को कैंसिल कराएंगे तो l बराबर बनेगा म्यू नॉट, यहां पर लिख सकते हैं एन स्क्वायर, पाई तो रहेगा तो ये हो जाएगा पाई r डिवाइडेड बाई 2। तो कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो डाटा दिया हो उसके हिसाब से अपना फार्मूला बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक, ये हो गया वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। फार्मूला याद रखेंगे, आगे काम आएंगे। ठीक है, आगे हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। इस पर आधारित हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस पढ़ना है, युक्ति पढ़नी है, जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है इसके बारे में पहले हम बात करें। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं, पहले एक कुंडली बनाई गई, ये कुंडली है ऐसा, इस कुंडली में बैटरी लगी है, सेल लगा है, जो भी कहना चाहें, यहां पर एक धारा नियंत्रक लगाया गया है। ठीक है, दूसरी कुंडली बनाते हैं, दूसरी कुंडली कुछ ऐसी बनाई गई, इसी के बगल रखी गई है, ऐसी बनी है, और इसमें यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है, बाकी कुछ नहीं लगा है, धारामापी लगा है यहां पर। ठीक है, तो अगर ये धारामापी यहां पर जोड़ा गया है तो अगर धारा प्रवाहित होगी उसमें वो बताएगा। तो ये कुंडली हो गई, इसमें यहां पर हमने बैटरी जोड़ रखी है, और ये है धारा नियंत्रक जिसे हम रियोस्टैट कहते हैं, धारा नियंत्रक हो गया ये, और ये कुंडली हो गई। अब अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो होगा क्या। तो सबसे पहले अगर इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो शुरुआत में धारा शून्य है, इसके अंदर धारा प्रवाह इसके अंदर शुरू होगा, तो उससे होगा क्या कि जैसे जैसे इसमें धारा प्रवाह होगा धारा बढ़ती जाएगी, तो धारा बढ़ती तो जाएगी लेकिन धारा बढ़ने के साथ इसका जो फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, और इसका फ्लक्स बढ़ने के साथ यहां पर एक बात और भी ध्यान रख सकते हैं, इस कुंडली के समीप दूसरी कुंडली रखी गई, तो अगर इसका फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा तो बगल वाली कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन होगा। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के आधार पर किसी भी कुंडली का अगर फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अगर इस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा तो बगल रखी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अभी हम लोग स्टेटमेंट को रीड नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इस कुंडली में हमने धारा नियंत्रक जोड़ करके बैटरी लगाई, धारा को कम ज्यादा किया, धारा प्रवाह शुरू कराया, तो इसमें धारा प्रवाह होने की वजह से दूसरी कुंडली जो समीप रखी गई थी उसका भी फ्लक्स परिवर्तित हुआ, और उसका फ्लक्स परिवर्तित हुआ तो हम जानते हैं फ्लक्स परिवर्तित होता है अगर किसी कुंडली का तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, विक्षेप दिखाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो रहा है, यहां पर मान लेते हैं जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ कुछ इस तरह से है, ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो पहली कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो दूसरी कुंडली से भी बद्ध होगा, ऐसा। तो अगर दूसरी कुंडली से बद्ध होगा तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं, ये है। तो दूसरी कुंडली से अगर फ्लक्स बद्ध होगा तो हम कहते हैं कि जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है उसे कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिसका फ्लक्स परिवर्तित कराया जाता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। मान लेते हैं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N2 है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N1 है। ठीक है, तो अब यहां दूसरे वाले में अगर हम बात करेंगे कि इसका जो फ्लक्स परिवर्तित हुआ वो φ2 है और इसका फ्लक्स परिवर्तन जो हुआ वो क्या है, φ1 है। तो ये डेफिनेशन परिभाषा यहां कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। जब किन्हीं दो कुंडलियों को पास पास समीप रखकर
किसी एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती, धारा कम ज्यादा की जाती है, तो समीप रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तित होता है। और हम जानते हैं फ्लक्स परिवर्तित होगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, परिपथ अगर बंद हुआ तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है अथवा धारा का मान परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना के अनुसार दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा प्रवाहित होती है। विद्युत चुंबकीय इस प्रेरण की परिघटना को हम अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यह देख लिया कि इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो निर्भर करता है इसकी धारा के ऊपर। अगर धारा है तो विद्युत वाहक बल होगा, नहीं है तो नहीं होगा, बढ़ेगी तो बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। देख लेते हैं फिर। तो इसका मतलब यह है कि जो उसमें फ्लक्स बन रहा है φ2 जो फ्लक्स बन रहा है, और अगर उसमें फेरों की संख्या को हम मान लेते हैं N2 है, तो N2 इंटू φ2 जो बन रहा है वो समानुपाती किसके है, जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है पहले वाले I1 में। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित है वो I1 है तो कह रहे हैं I1 के समानुपाती आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं N2 φ2 जो नेट फ्लक्स बनेगा दूसरी कुंडली के, उसे हम MI1 कहते हैं। और यहां पर जो M होता है इसी को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक इसका मात्रक भी वही होता है जो स्वप्रेरण का मात्रक था। इसका मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा, उसका मात्रक भी हेनरी था। कैपिटल H से डिनोट किया जाता है, कभी कभी मिली हेनरी में दिया जाता है, ऐसा याद रख सकते हैं। तो अगर फेरों की संख्या का कंसर्न कोई ना हो तो सिंपल यही कहा जा सकता है ना कि जो फाई उत्पन्न होगा दूसरी कुंडली में वो तो समानुपाती होगा पहली की धारा के, ऐसा ही तो लिख सकते हैं। तो यहां पर φ2 का जो मीनिंग बन रहा है वो यहां से निकल के आएगा M इंटू I1 के, अवकलन कर लिया जाए तो d फाई बाई dt बनेगा, तो d φ2 बाई dt बन जाएगा। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, M इंटू di1 बाई dt ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा गया है, दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ये बनेगा M, यहां पर लिख सकते हैं di1 बाई dt। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, परिभाषा यहां पर हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, देखना सुनना। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है M का मान, तो यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यदि di1 बाई dt का मान अगर हम 1 रख देते हैं तो यहां से E2 बराबर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, या M बराबर E2 हो जाएगा। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो। परिभाषा आएगी तो लिख लेंगे, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक सदैव दूसरी कुंडली में विद्युतवाहक बल के बराबर होगा, दूसरी कुंडली में जो विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा उसके बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर या di बाई dt की जो दर है वो इकाई है, तो हम कहेंगे कि m जो होगा वो E2 के बराबर आएगा। तो इस तरह से अन्योन्य प्रेरण समझ सकते हैं। और यहां पर हम लोगों ने बताया कि ये क्या था, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मतलब जिसमें धारा परिवर्तित होगी उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो वो स्वप्रेरण हुआ। लेकिन यहां पर धारा प्रवाह किसी और में हो रहा है और विद्युत वाहक बल उसके बगल वाली कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, उसके समीप रखी कुंडली में उत्पन्न हो रहा है। तो ये दो अलग अलग परिघटनाएं होती हैं, अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर जिसमें दो कुंडलियां लगी होती हैं, उनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता, लेकिन उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकीय संपर्क स्थापित होता है और वहां पर धारा प्रवाह होती है। ठीक है, तो यहां से ये बातें याद रख सकते हैं। परिभाषा भी हमने बता दी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो ये था अन्योन्य प्रेरण। ठीक, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का क्या मीनिंग है, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है E बराबर उसे क्या लिखते हैं, LDI बाई dt लिखते हैं। वेरी सिंपल, लिख देते हैं। हमें निकालना है संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा का सूत्र हमारे पास क्या निकल के आता है, तो ऊर्जा के सूत्र के बारे में अगर बात किया जाए, U बराबर संचित ऊर्जा, यहां पर लिखना चाहे तो लिख देते हैं, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा अगर लिखा जाए U बराबर, तो उसे क्या लिखा जा सकता है, उसे सिंपली हम लिख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि
ये होगा क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर होता है W डिवाइडेड बाई T, तो W की वैल्यू क्या निकल के आएगी, P इंटू टी, सिंपल। तो यहां से U की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P इंटू डी टी लिख सकते हैं, सिंपल छोटा सा वैल्यू dt। तो P का मान क्या होता है, VI इंटू डी टी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, P बराबर VI होता है। VI मतलब यहां पर क्या होगा, V मतलब विद्युत वाहक बल, तो यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखा जाएगा, इंटू I यहां पर हम dt लिख सकते हैं। E का मान हमारे पास पहले से है L di बाई dt, और इंटू में यहां क्या हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर कितना निकल के आएगा, L यहां पर I रह गया था, छूट गया, देखो यहां I था, यहां I नहीं है, तो ये लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, I रह गया था, तो यहां बन जाएगा Li इंटू डी आई। ये हो गई ऊर्जा। तो यहां dt समय के लिए ऊर्जा जो संचित हो रही थी वो du थी। अगर हमें टोटल ऊर्जा निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा u इज इक्वल टू L बाहर चला आएगा, यहां पर लिखेंगे I इंटू डी आई। तो यहां पर ऐसा ही हो गया कि यहां समाकलन कर रहे हैं x इंटू डी एक्स का, तो घात 1 है ना, तो ये घात हो जाएगी 2/2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां भी यही कर सकते हैं, u बराबर बन जाएगा L, यहां पर क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर बटा 2। तो यहां संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या निकल के आया, हाफ, इसे क्या लिख सकते हैं, L I का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का, सिंपल है। अगर डेराइव करना चाहें तो डेराइव कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे याद रख सकते हैं, सवाल लगाने में काम आएगा। आगे है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो समाज प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। हम लोगों ने भी फार्मूला लिख लिया, फार्मूला चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, m बराबर क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट, यहां पर n1 n2, यहां पर क्या लिखा था, पाई r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1, और यहां पर m बराबर लिखा गया था म्यू नॉट, यहां n1 n2 a डिवाइडेड बाई में l लिखा गया, जहां l प्रणालिका की लंबाई थी, ठीक है। प्रेरकत्वों के संयोजन के बारे में बात कर ली जाए पहले। तो प्रेरकत्वों के संयोजन में अगर हम बात करें तो पहले होता है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रेरकत्व का सिंबल इस तरह से हम दिखाते हैं परिपथ के अंदर। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसका प्रेरकत्व L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, तो इनका जो तुल्य निकल के आता है वो लिखा जाता है L तुल्य, प्रतिरोध जैसा होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। और अगर ये समांतर क्रम में जोड़े गए हो तो समांतर क्रम में जैसे प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसी तरह से होगी बात। ये ऐसा हो गया, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो यहां जो L तुल्य निकल के आता है, L तुल्य, उसे हम 1 अपान करके लिखते हैं, वो लिखा जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। यहां पर ये L1 है, ये L2 हो गया, 1 यहां क्या आएगा, L3 आएगा, ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, अगर कभी काम आए तो याद कर सकते हैं और इन्हें लिख सकते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो भंवर धाराओं को हम सबसे पहले समझाते हैं कि क्या होती हैं, फिर बाद में देखेंगे कि परिभाषा क्या है। सबसे पहले यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने कंसीडर किया। वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से तल से अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। यहां पर एक टुकड़ा रखा गया है, चालक टुकड़ा, धातु का टुकड़ा एक रखा गया है, धातु का टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये बी उत्पन्न है यहां पर। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी शर्तें हैं, क्या क्या लग रहा है, उनके सबके बारे में एक करके बात करते हैं। शर्त यहां पर ये रखी गई है कि ये एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकाला जा रहा है। इस टुकड़े को, धातु के टुकड़े को लिख देते हैं, धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है। और बी पॉइंट है, अंदर ले जाया जा रहा है, दो कंडीशन है, बाहर निकाला जा रहा, अंदर ले जाया जा रहा। पहले कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जब बाहर निकालेंगे। तो अगर इस गुटके को बाहर निकाला जाएगा, तो गुटके को जो बाहर निकालेंगे, यहां पर अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहते तो काफी अच्छा होता,
धातु का टुकड़ा तो है ही, इसे हम ऐसे थोड़ा बना लेते हैं, धातु के टुकड़े जैसा, ये ऐसा हो गया। इसको हम लोग फिल कर देते हैं किसी कलर से, ये धातु का टुकड़ा कोई ऐसे बनाया गया, ठीक है। अब हमें ये बात करनी है कि धातु के टुकड़े को जब बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने का मतलब क्षेत्र से बाहर जाने पर इससे जो फ्लक्स संबद्ध होगा या चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या इससे बद्ध हो रही होगी वो घटेगी, और जब वो घटेगी तो हमने अभी पढ़ा था लेंज के नियम में, वो क्या करेगी, इसके घटने का विरोध करेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि क्षेत्र अंदर की तरफ है ना, तो क्षेत्र अंदर की तरफ है तो इसकी वजह से जिसमें धारा उत्पन्न होगी वो ऐसा क्षेत्र बनाएगी जिसकी वजह से वो जो क्षेत्र है उसका विरोध कर सके, घटने का विरोध कर सके। तो मान लेते हैं ये है दिशा, ये है दिशा। अब ये किस दिशा में है उसके बारे में हम बात करें, ऐसे मान लिया ये कोई हम लूप बना रहे हैं, इसमें दिशा मार्क करनी है कि किधर से किधर की तरफ उत्पन्न हो रही होगी धारा। तो हम लोगों ने पहला केस लिख रखा है कि बाहर निकाला जा रहा है, मतलब इसे हम बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ ले जाएंगे, इसका फ्लक्स घटेगा तो इसमें फ्लक्स ऐसा बनेगा जो घटने ना दे, तो घटने ना दे तो ऐसा फ्लक्स बना दिया जाए कि इस तरह से अगर धारा प्रवाह हो, तो इस तरह से अगर धारा प्रवाह होगा तो बताओगे इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जाएगा, घटने का विरोध करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले केस के लिए, ठीक है। इसी में बना लेते हैं, अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं वैसे, या बनाना चाहें तो बना लेते हैं अलग फिगर, इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे फिगर के बारे में। अब दूसरे फिगर में यहां से बात किया जाए, ये केस पहला डिस्कस कर ही लिया है हम लोगों ने, अब दूसरे केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरे केस में यहां से देखते हैं कि अब क्या होगा, जब हम इसे अंदर ले जाएंगे तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ये फ्लक्स इसे घटाने की कोशिश करेगा, तो धारा प्रवाह क्या होगा, अब ये इसमें वामावर्ती होगा, यहां दक्षिणावर्ती हो रहा था, यहां क्लॉकवाइज था, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ACW रहेगा। अब यहां पर देखो, अगर हम देखें तो इसका जो इसमें धारा प्रवाह जो होगा, इसकी वजह से जो क्षेत्र बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, चाहे जिस दिशा में उंगलियों को हम चला करके देख लें। इसमें अगर इस तरफ है तो धारा देखो क्षेत्र इधर बाहर की तरफ बन रहा, ये हो गई धारा की दिशा, क्षेत्र बाहर बन रहा। तो अगर क्षेत्र बाहर की तरफ बनेगा तो इसके बढ़ने का विरोध करेगा, और यहां क्षेत्र को घटने का विरोध करेगा। तो यहां क्या है कि जब किसी धातु टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यहां दो बातें हैं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखो या उसको परिवर्तित करवाओ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें चालक को गति करवा दिया तो भी उसका फ्लक्स परिवर्तित होगा। तो कह रहे हैं कि जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है, कुल मिला के यहां फ्लक्स का परिवर्तन होना चाहिए। फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो कहते हैं उस टुकड़े के जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, और उसके आयतन में पानी के भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं, या इनको फोको करंट भी कहा जाता है, फोको धाराएं भी कहते हैं। तो परिभाषा है, अगर पेपर में पूछी जाती याद रख सकते हैं। इसको कम करने का यही तरीका है, आयतन को कम रखना, भंवर धारा को कम करके हम चीजों को कह सकते हैं, ऊर्जा जो क्षय हो रही होती है उसे कम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, यहां पर जो टुकड़े हैं उनका आयतन बहुत कम रखना पड़ता है, ठीक है। आगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उसमें भंवर धारा पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर के कोड को हम पटलित बनाएंगे, ठीक है, लैमिनेटेड बनाई जाती है। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, करते हैं। एक कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो 0.1 सेकंड में 1 वेबर हो जाता है, ठीक है। तो 0.1 सेकंड में 1 वेबर हो जाता है, तो डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है, 0.1 सेकंड। पहले शून्य था तो φ1 बराबर क्या था, 0 था, φ2 बराबर अब कितना हो गया, 1 वेबर हो गया है, ऐसा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, कह रहे हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बताओ। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है, अगर हम परिमाण में लिखें तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो डेल्टा फाई क्या होता है, φ2 माइनस φ1, और यहां पर डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1, सिंपल है। तो सबसे पहले क्या है, φ2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, पहले था 0, ठीक है। अब यहां पर समय हो गया 0.1, पहले समय 0 के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10 वोल्ट निकल के आएगा, इस तरह से। इस चैप्टर से पहले हम सिर्फ यही जानते थे कि अगर बैटरी है तभी धारा प्रवाह होती है, लेकिन फैराडे ने कहा ऐसा नहीं होता है, अगर फ्लक्स परिवर्तित होगा तो हम बिना बैटरी के भी धारा प्रवाहित करवा सकते हैं, ठीक है। ये बातें हैं, तो ये इसका जवाब हो गया। यहां पर इसका जवाब हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 10 वोल्ट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल कह रहे हैं किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है, t बराबर इतने सेकंड पे विद्युत वाहक बल दिया गया है। तो फाई बराबर होता है, तो अगर हम इसे डी फाई बाई डी टी कर दें, तो डी फाई बाई डी टी करेंगे तो x तो नियत है, टी स्क्वायर का तो हम जानते हैं, अगर डी डी एक्स लिखा हो, x की घात यहां n लिखा होता तो n आगे आ जाता है और n में 1 की कमी हो जाती है, तो 2 तो चला आएगा आगे और उसमें 2 में से 1 की कमी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा देखो 2tx बनेगा। अब ये विद्युत वाहक बल होगा E बराबर 2tx बन जाएगा। E का मान 9 वोल्ट दे रखा है, यहां पर 2 रखेंगे, T का मान दिया है 3 इंटू में x, देखो 3 से काटेंगे 3 बनेगा, 3/2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 मतलब 1.5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आगे अगले सवाल में दे रखा है 100 फेरों वाली 300 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से 0.4 वेबर घट के रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर बताओ, उसमें धारा बताओ। तो सबसे पहले हम यहां से देख सकते हैं E बराबर क्या लिखेंगे, अब की बार हम यहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो मैग्नीट्यूड लिखें या डायरेक्ट लिख देते हैं n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस बार फेरों की संख्या दी तो हम n लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस n कितना दे रखा है 100 फेरे हैं, और इसके प्रतिरोध को बाद में हम लिखेंगे, पहले यहां देख लेते हैं डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब पहले था 0.6, अब बचा 0.4, तो ये हो गया 0.4 माइनस 0.6, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी के मान के बारे में बात करें तो ये क्या है 0.1 सेकेंड है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 100 बन जाएगा। यहां पर ऊपर के बारे में बात करें तो माइनस का 0.2 बनेगा, डिवाइडेड बाय में 0.1 बन जाएगा। इसकी वैल्यू निकल के देखो आ रही 200 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 200 वोल्ट हो गया विद्युत वाहक बल। धारा पूछ रखी है तो हम जानते हैं धारा बराबर होता है E बटा R, तो ये आया है 200 धारा, और R का मान कितना बनेगा, R का मान 300 बनेगा, तो 2 काट देंगे 2/3 बनेगा, तो ये बन जाएगा 3 × 18, 3 × 18 ऐसे चलता रहेगा, 0.66 या 0.7 लिख सकते हैं। अगला सवाल है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक दिया है, मतलब अब की बार हमें L की वैल्यू दे रखी, तो L का मान अगर दे रखा है 40 मिली हेनरी, तो इसको बदल लेते हैं -3 हेनरी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 5 मिली सेकेंड के बाद धारा, 5 मिली सेकेंड लग रहा, कह रहे हैं धारा 2 एम्पियर से बढ़कर 12 एम्पियर हो जाती। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी E बराबर जो होता है उसे लिखते हैं L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। E बराबर में L डी आई बाई डी टी था, तो ऐसा लिख सकते हैं। L का मान दे रखा है 40 × 10 की घात -3, I डेल्टा I कितना है, हम सिर्फ परिमाण लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। तो अगर डायरेक्ट लिखा जाए तो 12 माइनस से कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, और डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी समय कितना लग रहा है 5 मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड का मतलब क्या है 10 की घात -3, अब ये बन गया सेकेंड में, ठीक है। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान बताना यहां से बता सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले देखें तो ये बचेगा ऊपर 10, इससे काटेंगे बन जाएगा 2, तो यहां 10 बचा, इससे काटा 2 बन गया, और 40 दूना क्या बनेगा 80, और यहां बनेगा 10 की घात, तो -3 और -3 ये तो हो गए कैंसिल, सीधे सीधे हमारे पास 80 वोल्ट निकल के आ गया इसका विद्युत वाहक बल। ये देखो आंसर है हमारे पास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा दे रखी है इतने सेकंड में शून्य कर दी जाए, यहां कर दी जाए लिखा है, तो द्वितीय कुंडली में 500 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक बताओ। तो ऐसे बता सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी कि जो विद्युत वाहक बल लिखा जाता है E बराबर, वो लिखते हैं हम, यहां पर फेरों की संख्या कुछ दे नहीं रही है तो डायरेक्ट हम यहां लगा देते हैं E बराबर यहां पर m इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा I डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी लगा सकते हैं। E है कितना उत्पन्न हुआ 1500 लिख सकते हैं, 15,000 है। m का मान हमें पता ही नहीं है। और बात किया जाए DI के बारे में, तो DI मतलब डेल्टा I धारा, तो 3 एम्पियर की धारा को शून्य कर दिया गया, तो परिवर्तन कितना हुआ 3 का, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट परिवर्तन लिखे, 3 एम्पियर परिवर्तित हुआ क्योंकि बाद में 0 कर दी गई। समय कितना लग रहा है, तो 0.001 सेकंड, सेकंड का मतलब यहां पर है 10 की घात -3, अगर इसे लिखेंगे तो ये तो लिखा जा सकता है 10 की घात -3 सेकंड, ये आ गया। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, यहां से देख सकते हैं, यहां से m की वैल्यू निकल के आ रही है, देखो 3, ये चला जाएगा 5 15, और यहां पर घातें बनेंगी 3, तो इन 3 घातों को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की घात तो प्लस का 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी m इज इक्वल टू
m का मान यहां से लिखेंगे तो 5 गुणे 10 की घात 3 मिल जाएगा, ये घात ऊपर जाएगी तो 10 की घात -3 मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 5